हमारे देश के लोग ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब कौन है, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे, कौन है मिस्टर ट्रम्प। एलपीजी मिलती है, कमर्शियल जो उसके सिलेंडर्स मिलते हैं वो मिलने उनको बंद हो गए हैं। ये तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट की बात बता रहा हूँ आपको। तो बाकी देश में क्या त्राही त्राही हो रही है। लाखों लोग मरे थे ना कोरोना टाइम में भी, जब ताली और थाली बजाने के लिए बोल रहे थे मोदी जी। बेटे को, मुश्तबा साहब को, जो अभी सुप्रीम लीडर हैं, जान का खतरा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सरेंडर करना चाहिए ना। इंसान इंसान को खाए, ऐसे हैं एप्स्टीन गैंग वाले। अब तो सबूत खुल के साफ साफ सामने आ ही रहे हैं कि ये जो युद्ध में ईरान के सामने खड़े हुए लोग हैं, उनके सबके अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया में फैले हुए एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स से जो युद्ध ईरान पूरी दुनिया के डेवलपिंग नेशंस की तरफ से, ग्लोबल साउथ की तरफ से लड़ रहा है, वो अब एक निर्णायक दौर तक पहुंच चुका है। मैं निर्णायक क्यों कह रहा हूं वो इसलिए कि एप्स्टीन गैंग के जो ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स हैं अमेरिका में और इजराइल में, वो ये कहने लगे हैं कि हम ऐसा भी कोई काम कर सकते हैं कि जिससे आधे घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियर बम की धमकी देने पे उतारू हो चुके हैं एप्स्टीन गैंग के मेंबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि करीब $15 बिलियन जो पिछले कुछ दिनों में इस युद्ध में खर्च हो गए हैं एप्स्टीन गैंग की तरफ से, अमेरिका, इजराइल की तरफ से, और पूरी दुनिया के जो ये बोलने वाले थे कि हमारे पास सबसे आधुनिक हथियार हैं दुनिया के, वो अब पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। ये एक प्रकार का कन्फेशन इस एप्स्टीन गैंग की तरफ से आ गया है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी देने पे उतारू हो गए। यानी कि बाकी सब कुछ उनकी तरफ से फेल हो गया है, और ईरान, जिसको ये कहा जा रहा था कि कुछ घंटों में समाप्त कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, वो इस युद्ध में जीत रहा है बिना ज़्यादा पैसे भी खर्च किए हुए। इसमें हम सभी लोगों को, मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूँ, इस समय जो सुप्रीम सैक्रिफाइस ईरान के अयतुल्ला खमेनेई साहब ने दिया है, ईरान के लोगों ने दिया है, ईरान के जो विभिन्न लीडरशिप रही है, फौज की, साइंटिस्ट की, और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स भी रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम अब अयतुल्ला खमेनेई साहब का आ गया है। जनरल सुलेमानी से लेके जितने भी लोग छल कपट से, भीतरघात से, धोखाधड़ी से एप्स्टीन गैंग जो इजराइल और अमेरिका में बैठे हैं, जो इजराइल और अमेरिका की जनता का भी खून चूस रहे हैं, वहाँ के बच्चों का भी बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों का भी खून निकाल के पी रहे हैं, वहाँ के बच्चों की भी नरबली चढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों ने ईरान के अंदर भी अपना जो वो उनका कैरेक्टर है कैनिबलिस्टिक, यानी कि इंसान इंसान को खाए, ऐसे हैं एप्स्टीन गैंग वाले। अब तो सबूत खुल के साफ साफ सामने आ ही रहे हैं कि ये जो युद्ध में ईरान के सामने खड़े हुए लोग हैं, उनके सबके या 90% से ज़्यादा लोगों के ताल्लुकात एप्स्टीन या एप्स्टीन जैसे दूसरे गैंग मेंबर्स से थे। तो बहुत सारे लोग इस बात पे हैरानी कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान की स्कूल की बच्चियों को कैसे मारा जा सकता है। मुझे इस बात पे कोई भी हैरानी नहीं। जो अपने देश की बच्चियों को जिंदा जला रहे हैं, मार के खा रहे हैं, बच्चे और बच्चियों को उनकी बलि दे रहे हैं, वो ईरान की बच्चियों के बारे में क्या सोचेंगे, जो अपने स्वयं के परिवार की बच्चियों के। ये भी सबूत निकल के आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल से कि स्वयं अपने परिवार, अपनी बेटियों तक को एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स ने उनकी नरबली दी, उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया, उनको परोसा अपनी स्वयं की बच्चियों को।
ताकतवर लोगों के सामने, और उसके साथ साथ उसके सबूत भी। देखिए कितना गंदा और घिनौना काम है ये। ना सिर्फ ये कार्य करना, बच्चियों को परोसना, बच्चियों को मार के खाना, उनको भून के खाना, जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनको माओ के पेट से निकाल के खाना, और इस सब की वीडियो भी बनाना, सबूत भी बनाना। किस प्रकार के लोग हैं। तो इस समय पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ हैं एप्स्टीन वाले और एक तरफ हैं आयतुल्ला वाले। तो ये अब तय कर लें सब कि कौन किस तरफ रहना चाहता है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। और अब तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अब ईरान की तरफ खुल के भी आने लगे कुछ दिनों से पिछले। उसकी वजह भी यही है कि ईरान ये युद्ध अब जीतने के कगार पे है, यानी कि जीत ही चुका है। इसी वजह से आप लोग देख रहे हैं ये जो क्रिमिनल मीडिया है हमारे देश की, जिसके मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है, बहुत सारे उसके एंकर्स, बहुत सारे उसके अंदर जो स्पोक्स पर्सन बन के जाते हैं, वो भी ईरान की जीत की बात कर रहे हैं और ट्रंप साहब के बारे में अब मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप साहब को अक्लमंद आदमी नहीं बता रहे हैं अब वो। यही वो लोग हैं जो ट्रंप साहब की जीतने के लिए दुआएं करते थे, ये ट्रंप साहब के लिए आरती उतारते थे, उनकी पूजा तक करते थे। ये वही लोग हैं। तो ये लोग ताकत का साथ देने वाले हैं। अब इस पूरे दुनिया में इस समय अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा रोल हो सकता था, वो भारत देश है। भारत के लोगों की, भारत देश की, ईरान के लोग और ईरान की लीडरशिप दुनिया में किसी भी देश से ज़्यादा इज्जत करती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी उस एप्स्टीन गैंग के, जो नेतन्याहू साहब के, ट्रंप साहब के, और ये खुल के अब सामने आ ही चुकी है कि वो इजरायली एक ऑपरेशन था। एप्स्टीन की फाइल्स जो हैं वो इजराइल की मोसाद का एक ऑपरेशन था और मोदी जी का भी नाम उनके मंत्री के द्वारा, हरदीप पुरी जी के द्वारा और अनिल अंबानी साहब के द्वारा एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ है। इससे कोई नकार नहीं सकता इस बात को। और वो ये युद्ध शुरू होने से पहले, कुछ घंटे पहले ही इजराइल भी गए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अपने आका से बातचीत करके इंस्ट्रक्शंस लेने गए थे। और भारत देश का रवैया, जो भारत की जनता का रवैया है, जो भारत की जनता की सहानुभूति, सहयोग ईरान के लोगों के साथ है, उसके विपरीत जाके मोदी जी ने एक ऐसा स्टैंड लिया है भारत की तरफ से, जिसकी वजह से भारत को सभी देश पूरी दुनिया में मोदी जी की गलती की वजह से भारत देश को भी लोग अजीब नज़रों से देख रहे हैं। तो मैं पूरी दुनिया में लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। मोदी जी की वजह से भारत को ना नापें आप। भारत बड़ा देश है, मोदी जी जैसे नेता के बावजूद भी इस नज़र से देखें। और भारत के लोग पूरी तरीके से इस युद्ध में ईरान के लोगों के साथ और ईरान की लीडरशिप के साथ खड़े हैं। किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो आई गई चीज़ हैं। किसी भी इलेक्शन में या कोई बड़ा आंदोलन हो गया तो ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जैसे ही ईवीएम हटकेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे देश के। जैसे ही पेपर बैलेट से चुनाव होगा, मोदी जी को 50 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी और आरएसएस को देश से। तो ये पूरी दुनिया के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि भारत को मोदी जी के चरित्र से ना आंका जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब देखिए आप, नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके सारे देश, ऑलमोस्ट सारे देश इस युद्ध में खुलकर सामने आने के लिए मना कर चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, ये सब देशों ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है, खुल के साथ देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब का रवैया सबके साथ ऐसा था। सारे नेटो के देशों से उन्होंने बोला कि 5% आपको अपनी डिफेंस बजट में से या जीडीपी में से हमें देना पड़ेगा। पूछा नहीं उनसे कि आप दे सकते हो। तो कौन पसंद करेगा? मोदी जी के अलावा कौन ट्रंप साहब की डांट को पसंद करेगा? पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है
जो ट्रम्प साहब की डांट सुन के भी कोई रिएक्शन ना दे रहा हो। सिर्फ हमारा देश ऐसा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। वरना अगर कोई और प्रधानमंत्री होते हमारे देश के, तो वो ये कभी नहीं सुनते, वो फ़ोन ही नहीं उठाते, वो वाला जिसमें ट्रम्प साहब ये बोलते कि आप युद्ध रोक दो, ऑपरेशन सिंदूर रोक दो। कोई और दुनिया में देश ऐसा नहीं है जो मोदी जी की तरह ट्रम्प साहब के एकदम इतने दबाव में हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। दूसरी बात यह है कि आज ईरान के लोग किसी के साथ, अमेरिका के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है अब के बात हो जाए। ईरान के लोग कह रहे हैं हम तुम पे क्या विश्वास करें, 2 बार बातचीत हो रही थी तो ट्रम्प साहब ने बातचीत के दौरान ही हम पे हमला कर दिया। तो अमेरिका और जो ये एप्स्टीन गैंग है अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुका है। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आने को तैयार है। हमें भारतीय होने की वजह से सबसे पहले अपने देश का हित देखना चाहिए। आज जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग मुस्लिम समाज को हमारे देश के अंदर आइसोलेट करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग, चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, आज उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और पूरे देश को उनको शर्मिंदा करना चाहिए। क्योंकि अब जब ईरान इस युद्ध में जीत कर निकलने वाला है, तो ये भारत की मुस्लिम कम्युनिटी ही है जिसकी बुनियाद पे ईरान से हम अच्छे से अच्छी डील ले सकते हैं। ईरान का मतलब इस समय है पूरा ग्लोबल साउथ। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाली है, जिसमें फिर मोदी जी के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आने वाली है, ब्रिक्स जो देशों का समूह है, उसकी प्रेसिडेंटशिप, चेयरमैनशिप भारत के पास अगले साल आने वाली है। तो भारत का रोल पूरे ब्रिक्स नेशंस को लीड करने का होने वाला है। जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो कि अब एक डूबता हुआ साम्राज्य सा है, उसकी जगह ब्रिक्स सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। लेकिन उसके लिए मोदी जी को अपनी पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। और न्यूट्रल रहने का मतलब यह है कि अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने घुटने ना टेकने, बराबरी की बात करनी। कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर अपनी करेंसी, अपने सैंक्शंस, अपने जो टैरिफ्स हैं थोप नहीं सकता है। ये है न्यूट्रल रहने का स्टैंड जो भारत को लेना है, लेना पड़ेगा। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अभी भी बावजूद मोदी जी के सबसे ज़्यादा इज्जत है सब देशों में। आज ईरान के लोग चाइना से ज़्यादा, रशिया से भी ज़्यादा आज भी भारत के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों में अगर कोई देशभक्ति बाकी है तो उन्हें कम से कम एक कमेटी बनानी चाहिए जो विदेश के अफेयर, जिसमें ऑपोजिशन के लोग भी रहने चाहिए। भारत का एक कंबाइंड चेहरा, एक कमेटी बननी चाहिए भारत के एक कंबाइंड चेहरे की, मोदी जी को हटा के। भले ही उसमें आरएसएस और बीजेपी के भी लोग हों, सभी ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग होने चाहिए उसमें, और वो नेगोशिएट करे, वो बातचीत करे ईरान की लीडरशिप से। ईरान, मुझे पूरा भरोसा है भारत की इस नेगोशिएटिंग टीम या कमेटी को ये अपना हक देगा कि वो उनके बिहाफ पे बात कर सकें। ईरान आज भी भारत के लोगों पे विश्वास करता है। ये मैं सजेशन दे रहा हूँ हमारे देश की विपक्ष की सारी पार्टीज़ को, और आरएसएस और बीजेपी के अंदर अगर किसी के अंदर इतनी भी देशभक्ति बाकी है तो उन्हें। मोदी जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि एप्स्टीन की वजह से उनके ऊपर हर ईरानी शक करता है। हर ईरान का एस्टेब्लिशमेंट का आदमी मोदी जी के ऊपर, सिर्फ मोदी जी के ऊपर पर्सनली शक करता है। ये बात इसको हमें समझना पड़ेगा, राष्ट्रहित में समझना पड़ेगा, देश हित में, भारत के हित में, भारत के लोगों के हित में। आज भी ईरान ने भारत के लोगों की मदद के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को तेल लाने की इजाज़त दे देगा ईरान, ऐसा मेरा मानना है। रशिया भी देखिए, बावजूद इसके कि अमेरिका के कहने पे मोदी जी ने, भारत ने नहीं, मोदी जी ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था। रशिया आज भी भारत को तेल देने के लिए तैयार है। हालांकि उसके पास आज रशिया के पास रशिया का तेल खरीदने के खरीदार बहुत हैं, जापान भी है, सब हैं, लेकिन वो भारत को ही प्रेफरेंस दे रहा है, मोदी जी को नहीं। मोदी जी की वजह से तो
रशियन एस्टैब्लिशमेंट भी, जो वहाँ की लीडरशिप है, नाराज़ है, लेकिन भारत के लोगों से सबको प्यार भी है और इज्जत भी है। मोदी जी को अपने पद का इससे ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, भारत के लिए सही स्टैंड लेना चाहिए ताकि भारत सच में विश्व गुरु बनने की राह पे चल सके। इस युद्ध में भारत सबसे बड़ा देश बनके, सबसे इम्पोर्टेंट देश बनके, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देश बनके निकल सकता है, उभर सकता है, अगर मोदी जी को इस समीकरण से बाहर कर दिया जाए। कम से कम प्रधानमंत्री रहें, वो देश के अंदर की चीज़ें जो खराब कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन विदेश के लिए एक जॉइंट फेस भारत का बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तकलीफ दी थी, ताकि मेरी बात, ये बात कि भारत का एक यूनिफाइड चेहरा भारत देश का एक बन सके, जिस पे ईरान हो, चाहे रशिया हो, चाहे दूसरे विश्व के देश हो, वो भरोसा कर सके और इस युद्ध को रुकवाने में भारत की जो असली ड्यूटी है, जो उसका स्टेचर है, जो उसका विकार है, जो उसकी पोजीशन है, उसका इस्तेमाल किया जा सके विश्व की शांति के लिए। वरना पूरा विश्व जो है एक इकोनॉमिक जो है मुसीबत से तो जूझ ही रहा है, मुसीबत उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान के लोग अब सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों पे ही विश्वास कर सकते हैं। एलपीजी शॉर्टेज जो है उसको लेकर के सरकार लगातार सफाई दे रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन में लोग खड़े हुए हैं। देखिए, हाई कोर्ट में जो हमारी कैंटीन है वही काम करना बंद कर चुकी है, वो मेन कोर्स दे ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो कमर्शियल जो एलपीजी मिलती है, कमर्शियल जो उसके सिलेंडर्स मिलते हैं, वो मिलने उनको बंद हो गए हैं। ये तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ आपको। तो बाकी देश में क्या त्राही त्राही हो रही है? सीओ साहब तो यही चाहते हैं ना, यही सीओ साहब चाहते हैं कि एलपीजी, पेट्रोलियम सब जो है उसके दाम आसमान को छुएं, काला बाजारी बढ़े। अब काला बाजारी कौन पुलिस वाले बढ़वाना चाहेंगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका कोई ना कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरी ये गुजारिश है कि अगर कोई ईमानदार अफसर बाकी है यूपी सरकार में, तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराए कि इनके तार पाकिस्तान और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट से कैसे जुड़े हुए हैं। सरकार बोल रही है अफवाह फैला रहे हैं। कौन? एलपीजी को लेकर के जो मैं तो खुद हाई कोर्ट, चलो आप मेरे साथ हाई कोर्ट में चलो, कैंटीन क्या काम कर रही है पूरी ढंग से। सरकार को देखो, एप्स्टीन गैंग के जिससे भी ताल्लुकात होंगे वो झूठ बोलेगा। ये सारे हॉलीवुड के एक्टर्स जिनको हम लोग सब कितना अच्छा मानते थे, कितने सारे लोगों के सब निकले ना एप्स्टीन गैंग से। बिल गेट्स। आप लोग जनता को पैनिक कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पूरी गैस मात्रा में है, आप लोग बस जनता को पैनिक कर रहे हैं। हरदीप पुरी साहब को इंस्ट्रक्शंस, आज भी कोई एप्स्टीन मर गए हैं या नहीं मरे, ये आज तक पता नहीं है। एप्स्टीन गैंग के टच में वो 2008 के बाद से, 2009 के बाद से हैं, तो उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी मानसिकता, उनके ताल्लुकात बता रहे हैं। तो हरदीप पुरी साहब के बारे में आप कम ही बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संभ्रांत लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ऐसे लोगों की बात नहीं करी जानी चाहिए जिनके संबंध एप्स्टीन से हो। नोटबंदी में भी लाइन में खड़े थे, कोरोना में भी अब एलपीजी को लेकर के लोग लाइन में खड़े हैं, तो सरकार क्या पहले से ये सब चीजें नहीं जानती थी? ऐसी सिचुएशन आई। ईवीएम द्वारा जो जीत के सरकारें बनेंगी, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, उन्हें जनता की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए ये किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का मुद्दा सबसे ऊपर क्यों रहता है? हमारे देश को आज दुनिया को लीड करना है। ये ईरान युद्ध से एकदम साफ हो गया है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है देश में, ईवीएम के चुने हुए हैं। तो ईवीएम के चुने हुए जो प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता से क्या लेना? जनता लाइन में लगे या भाड़ में जाए या मर जाएं। सैकड़ों लोग तो तब भी मरे थे ना, और हज़ारों लोग, लाखों लोग मरे थे ना कोरोना टाइम में भी, जब ताली और थाली बजाने के लिए बोल रहे थे मोदी जी। तो ये बिल्कुल साफ बात है, ईवीएम का साथ जब तक रहेगा आरएसएस और बीजेपी को, उन्हें किसी जनता के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनका एप्स्टीन गैंग मुबारक हो, वो एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को एंजॉय करें, लेकिन देश ये होने नहीं देगा ज़्यादा देर। साहब का आपने भी जिक्र किया, उनके पोते कह रहे हैं कि इस ताना साहब को मारना बहुत जरूरी था, ईरान की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बेटे को भी मारने की बात कही जा रही है, इंफॉर्मेशन देने पे करोड़ों रुपए का इनाम। आज यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो खुद तानाशाह थे वो कह रहे हैं वो तानाशाह हैं, तो इसका मतलब वो तानाशाह खamenei साहब नहीं थे। अच्छा, और मज़ेदार बात सुनिए कि कौन सा ऐसा काम है जो खamenei साहब ने किया। एक काम आप बता दो जो इंटरनेशनल कानून के विरुद्ध जाके किया। IAEA की सब कंडीशंस को माना,
इजराइल ने माना, IAEA साइन नहीं किया। इजराइल ने कोई इंटरनेशनल कानून को माना? किसी देश के अंदर घुस के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारना, उसको किडनैप करना, कौन सा इंटरनेशनल कानून बताता है? अमेरिका के ऊपर क्या मोदी जी की तरह ईरान के खमेनेई साहब भी ट्रंप साहब को अपने से ऊपर मान लेते? दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों बराबर हैं। ये मोदी जी की मानसिकता अगर खमेनेई साहब में नहीं थी तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उनके देश में उन्होंने अपने देश के जो नागरिक हैं ना, उनकी नाक को नीचे नहीं किया मोदी जी ने जैसे नीचे किया है। वो अपने देश के नागरिकों की सही आवाज़ है। मोदी जी हमारे देश के लोगों की सही आवाज़ नहीं है। हमारे देश के लोग ये कह रहे हैं ट्रंप साहब कौन है, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। कौन है मिस्टर ट्रंप? अपने घर में रहें अपने आराम से। ये हमारे देश के लोगों की आवाज़ है जो मोदी जी नहीं कह पाते। खमेनेई साहब में इतनी ताकत और जुर्रत थी, अपने आप की कुर्बानी देने के बाद भी उन्होंने अपने देश के लोगों की आवाज़ बोली। ये अब बताइए आप, अगर खमेनेई साहब के बेटे को, मुज्तबा साहब को, जो अभी सुप्रीम लीडर हैं, जान का खतरा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सरेंडर करना चाहिए ना। क्या उन्होंने सरेंडर किया? ये है उनकी ताकत, ये है उनकी ईमानदारी, जिसको सलाम करना चाहिए, जिससे सीखना चाहिए। वरना आज वो भी सरेंडर करके $1 बिलियन का जहाज गिफ्ट कर सकता है ईरान भी ट्रंप साहब को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।